ऑडियो बुक पुस्तक नींव का पत्थर। लेखक पंडित रतनचंद भारे। स्वर कृणाल शाह। अध्याय चौथा। पूर्वाग्रह की झाड़ की जड़ें गहरी नहीं होती। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध कहावत है, प्रचलित लोकोक्ति है कि जैसे जिसके नाले नदियाँ वैसे उनके फरका, जैसे जिनके बापू महतारी वैसे उनके लड़का। माता पिता के संस्कार संतानों पर पड़ते हैं, इस बात का ज्ञान कराने वाली उक्त कहावत में कहा गया है कि जैसे छोटे बड़े गहरे उथले नाले नदियाँ होती है, उनके गड्ढे भी वैसे ही छोटे बड़े गहरे उथले होते हैं। ज्योत्सना और विराग भी इसके अपवाद नहीं थे। जहाँ ज्योत्सना पर माँ की परछाई पड़ी थी, वहीं विराग पर पिता के व्यक्तित्व की छाप थी। तभी तो विराग ने उच्च शिक्षा के लिए माँ के मना करने पर भी अपना आग्रह चालू रखा था। अंत में माँ को ही मुड़ना पड़ा। माँ ने वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत की शरण में जाकर और बेटे की होनहार पर विचार कर एवं अपनी छाती पर धैर्य की शिला धरकर उसे इस विश्वास के साथ परदेश जाने की अनुमति दी थी कि एक दिन विराग अवश्य वापस आएगा। बाद में जिस तरह जीवन के उत्तरार्ध में जीवराज को सद्बुद्धि आ गई और उसका मानव जीवन सार्थक हो गया, उसी तरह विराग भी विदेश से वापस आ गया। जीवराज के लकवा की बीमारी से ग्रस्त हो जाने से माँ समता के ऊपर अपनी बेटी ज्योत्सना के जीवन को संभालने, उसे पढ़ाने और योग्य कर वर तथा धार्मिक घर तलाशने की जिम्मेदारी विशेष बढ़ गई थी। श्रद्धा में वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत का अटूट विश्वास होने पर भी जब तक गृहस्थ जीवन में अपनी संतान के प्रति राग है, तब तक उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के विकल्प नहीं छूटते। माँ समता की यह भावना थी कि ज्योत्सना को ऐसा वर और घर मिले कि जिससे उसके पारिवारिक जीवन का निर्वाह भी शांतिपूर्वक हो और परलोक भी न बिगड़े। सौभाग्य से ऐसा ही बनाव बन गया। ज्योत्सना को बुद्धिमानी, स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी गणतंत्र जैसा वर और एकदम खुले विचारों वाला घर परिवार मिल गया था। इस कारण माँ आश्वस्त हो गई थी कि अब ज्योत्सना के दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु सगाई हो जाने के बाद समता की एक सहेली ममता ने बिना मांगे मुफ्त में यह सलाह दे डाली थी। उसने कहा, और तो सब ठीक है, परंतु आजकल सास से बहुत बदनाम है। लड़के का स्वभाव भी तेज है, जरा सोच समझ कर कदम उठाना। समता ने सोचा, जो माँ बेटे के गोद में आते ही घर में बहू बुलाने के सपने सजोने लगती हो, जो बेटा बड़ा बड़ा होता हो, त्यों त्यों उन स्वप्नों को साकार करने के लिए उत्सुक होने लगती हो, निरंतर प्रतीक्षारत रहती हो, और जिसने पलक पावड़े बिछाकर बहू का स्वागत किया हो, भला वह सासू माँ उसी बहू से बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है? और आखिर वह ऐसा काम करेगी ही क्यों जिससे स्वयं बदनाम हो और पूरा परिवार दुखी हो? और लड़के को तो तेजस्वी होना ही चाहिए। समता आगे सोचती है, सहेली की सलाह में ही कहीं कुछ दाल में काला है। कुछ औरतों की आदत भी इधर की उधर, उधर की इधर करने की होती है। ये ममता भी भिड़ाने में कम नहीं है। बहू को घर में लाने से पहले सास से ही तो पसंद करती है, फिर भी न जाने क्यों लोक में सासों पर ही बुरे व्यवहार का आरोप लगाया जाता है, उन्हीं को बदनाम क्यों किया जाता है। खैर, जो भी हो, यह सोचकर समता पहले से ही इस बात से सजग रही कि कहीं ऐसी ही कोई घटना ज्योत्सना के साथ न घट जाए, अन्यथा उस सहेली की बात सच हो जाएगी और उसे कहने का मौका मिल जाएगा तथा मेरे हाथ केवल पछतावा रह जाएगा। अतः शादी से पहले सही पता तो एक बार लगाना ही होगा। गहराई से शोध खोज करने पर समता को पता चला कि प्रायः होता यह है कि लड़कियों की शादी के पूर्व उनकी सखी सहेलियाँ, भाभियाँ और बड़ी बहनें आदि जो उन अविवाहित लड़कियों की मौज मस्ती से नाज
नखरों से तथा घरेलू कामों में हाथ न बटाने से परेशान रहती है। वे समय समय पर हंसी मजाक में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए यह कह देती है कि बहना और कुछ दिन मौज मस्ती कर लो, अपनी नींद सो लो और अपनी नींद जाग लो, फिर ससुराल में तो सबके सो जाने पर ही सो सकोगी और सबसे पहले जागना पड़ेगा। और जब चौका चूल्हे का काम भी तुझे ही चुपचाप रहकर करना पड़ेगा, तब नानी याद आएगी। भूल जाओगी राग रंग, अरे भूल जाओगी छकड़ी, बात बात में डांट पड़ेगी सासू माँ की तगड़ी। यदि मुंह खोला कुछ कहा सुना और नाक भौं सिकोड़ी तो पति देव द्वारा लाद गुस्सा से पूजा भी हो सकती है, क्योंकि पत्नियों का पतियों से पीटना तो भारतीय परंपरा रही है। समता विचारों में डूबी यह सब सोच ही रही थी कि ज्योत्सना की भाभी बीच में ही बोल उठी, और हाँ सुन ज्योत्सना, तेरे ससुराल में मैं तो तेरे साथ जाऊंगी नहीं, जो अभी बिस्तर पर ही गर्म गर्म चाय और बिस्कुट लाकर देती हूँ, इसलिए कम से कम चाय बनाना सीख ही ले। यह देख सुनकर समता इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ससुराल के बारे में ऐसे कमेंट्स सुनते सुनते लड़कियां ससुराल पक्ष से आतंकित होकर पूर्वाग्रहों में पलती है और तनावग्रस्त हो जाती है। धीरे धीरे उन पूर्वाग्रहों से प्रभावित होकर वे मुखर हो जाती है। उनका मानस ऐसा बन जाता है कि मानो वे ससुराल नहीं बल्कि किसी युद्ध स्थल की सीमा रेखा पर जा रही है। ससुराल पहुंचते ही मैं तू से बात प्रारंभ होती और बात बात में वाक युद्ध प्रारंभ होने लगता। इस मैं तू के संदर्भ में यदि बहुएं आत्मनिरीक्षण करें और सासू माँ के उन संजोए स्वप्नों का सर्वेक्षण करें जो सासू माँ ने बहू के शुभागमन के पूर्व संजोए थे, तथा उस दृश्य को याद करें जब उसने पलक पावड़े बिछाकर बहू का स्वागत किया था, तो कभी ऐसी मैं तू की समस्या ही नहीं आएगी। समता आश्वस्त हो गई कि इसमें सासों का कोई दोस्त नहीं है, बेटियां और बहुएं भी अधिक दोषी है। यह तो घर के आंगन में रोपा गया कटीला झाड़ है जिसे आसानी से उखाड़ा जा सकता है। इस पूर्वाग्रह रूप झाड़ की जड़ें जमीन में गहरी नहीं पत्थर पर है, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ज्योति में इस हठाग्रह के अंकुर को पनपने ही नहीं दूंगी, उसके दिल से निकाल दूंगी। माँ समता सोचती है, गणतंत्र के माता पिता पूर्व परिचित ज्योत्सना जैसी सुशील भोली भाली बुद्धिमानी बहू को पाकर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं, परंतु प्रारंभ में एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाने से कभी कभी सास बहू के विचारों में मतभेद भी खड़े होना अस्वाभाविक नहीं है। यद्यपि सास और बहू दोनों के हृदय साफ होते हैं, परंतु विचार भेद तो हो ही सकते हैं। जो सोचते हैं विचारते हैं उन्हीं के विचारों में ही तो कभी किसी बात में सहमति तो कभी किसी बात में असहमति भी होती है। जिनके मति होती है उन्हीं को तो सहमति और असहमति होती है, अतः यह कोई बुरा लक्षण नहीं है। विचार मंथन में यह जरूरी भी है, मंथन से ही तो मक्खन निकलता है ना, अन्यथा सही और अच्छे निष्कर्ष ही नहीं निकलेंगे। हाँ, बातों बातों में अशांति और मन मुटाव नहीं होना चाहिए। माँ समता ज्योत्सना बेटी को समझाती है, बहुएं और सासें कोई कठपुतलियाँ तो नहीं जो दूसरों की उंगलियों के इशारे से नाचती है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपने अपने विचार होते हैं, उन्हें सुने समझे फिर एक मत हो तो ठीक, अन्यथा कोई बात नहीं। जो जिसे जैसे करने दो, सब अपने अपने मन के मर्जी के मालिक है, राजा है, उन्हें मर्जी का मालिक और मन का राजा ही रहने दे। वस्तु स्वातंत्र्य के महामंत्र का स्मरण करके कोई किसी के काम में हस्तक्षेप न करे, न स्वयं अपने मन को मारे और न दूसरों के मन को मरोड़े। यही सुख शांति से रहने का महामंत्र है। अतः वस्तु स्वातंत्र्य का
महामंत्र जपो और आकुलता से बचो। यही संतों का उपदेश है, आदेश है। यह सब समता ने ज्योति को समझाया। ज्योत्सना ने कहा, माँ, तुम्हारे वस्तु स्वातंत्र्य का मंत्र वास्तव में सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। समस्त विषय विकार और विष नष्ट करने में समर्थ है, परंतु इसे कैसे जपे, इसकी विधि बताओ ना। माँ ने कहा, हाँ सुनो। वस्तु स्वातंत्र्य सिद्धांत को समझाने के लिए पहले यह जाने कि वस्तु स्वातंत्र्य के 3 रूप होते हैं। पहला अस्तित्वात्मक स्वातंत्र्य, दूसरा क्रियात्मक स्वतंत्रता, तीसरा ज्ञानात्मक स्वतंत्रता। इनमें प्रथम व द्वितीय अर्थात अस्तित्वात्मक स्वतंत्रता और क्रियात्मक स्वतंत्रता तो सभी वस्तुओं में अनादि से है ही, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तुओं का अस्तित्व और उनमें होने वाला क्रिया रूप स्वभाव परिणमन तो अनादि से स्वाधीनता पूर्वक हो ही रहा है। परंतु ज्ञानात्मक स्वतंत्रता अज्ञानी जीवों को नहीं है, अर्थात अज्ञानी को अपने स्वतंत्र अस्तित्व और क्रिया की स्वाधीनता का ज्ञान नहीं है। अज्ञानी जीव वस्तु स्वातंत्र्य के ज्ञान से अनभिज्ञ है होने से अपनी सुख शांति को देहाधीन, कर्माधीन और सुखद संयोगों की अनुकूलता में खोजता है। इस कारण स्वतंत्र होते हुए भी ज्ञानात्मक स्वतंत्रता नहीं है। किसी ने कहा भी है, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। यह कहावत तब की है जब लोग बहुमूल्य हीरे जवाहरतों को धोती के पल्ले में गांठ लगाकर बांधकर रखते थे। उस बात को कवि ने उक्त दोहे में कहा है कि सबके पल्ले में बहुमूल्य लाल बंधे हैं, अर्थात सभी लखपति है, परंतु उन्होंने अपने पल्ले की गांठ खोलकर ही नहीं देखी। यही उनकी कंगाली का कारण है। हीरो से भी अधिक अमूल्य, पूर्ण स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वसंचालित एवं स्वयं सुख स्वभावी होते हुए स्वयं को ही नहीं जाना, अपने को नहीं खोजा, देहादि में ही अपने अस्तित्व को मानता जानता रहा है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढा, जहाँ हीरे नहीं हैं वहाँ हीरे खोजे। माँ समताश्री ने आगे कहा, इस तरह अज्ञानी जन अपने उस मौलिक स्वरूप से अपरिचित है, अनभिज्ञ है। इस कारण जो स्वाभाविक कार्य कारण व्यवस्था है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन्हें वैसा न मानकर उनमें अपना एकत्व एवं कर्तृत्व मानते रहते हैं और बिना वजह हर्ष विषाद करते हैं, सुखी दुखी होते हैं और राग द्वेष में पड़कर अपना संसार बढ़ाते हैं। उन्हें अपने ज्ञान में उस स्वतंत्रता का पता नहीं होने से स्वयं पराधीन हो रहे हैं। ऐसी स्वतंत्रता को एक नहीं अनेक उदाहरण पुराणों में और लोक में भी भरे पड़े हैं। कहा भी जाता है कि तोता पकड़ने वाले अपने ही आंगन में एक नलनी पिरोई रस्सी बांधते हैं, रस्सी को नीचे खाने का दाना भी रख देते हैं। तोता आता है, नलिनी पर बैठता है, उसके बैठते ही नलिनी घूमती है, तोता औंधा लटक जाता है। वह घबराहट में अपने उड़ने की चाल भूल जाता है और बहेलिए द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस तरह यह जीव अपनी स्वतंत्रता की चाल भूला हुआ है। कहा भी है, अपनी सुध बुध भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख नभ चाल विसिर नलिनी लटकायो। इस तरह ज्ञानात्मक स्वतंत्रता के अभाव में जीव दुखी है। इस संदर्भ में एक उदाहरण रेगिस्तानी ऊँटों का है। 100 ऊँटों का काफिला लिए रबारी अर्थात काफिले का मालिक शहर की ओर जा रहा था। रेबारी के पास रास्ते में पड़ाव पर ऊँटों को बांधने के लिए 100 खूंटी व रस्सियाँ थी। रास्ते में एक खूंटी व रस्सी खो गई। 99 रस्सियों से 99 ऊँट तो पड़ाव पर बांध दिए, किंतु 100वें ऊँट को बांधने की समस्या थी। रेबारी को उपाय सूझा और उसने उस ऊँट के पास जाकर ठक ठक की आवाज़ की और उसके गले में हाथ फेरकर उसे बांधने का भ्रम पैदा कर दिया। वह ऊँट अपने को बांधा मानकर बैठ गया। सवेरे 99 ऊँट खोल दिए और वे चल भी दिए, परंतु वह 100वें ऊँट
उठा ही नहीं। उसे भ्रम था कि मैं तो बंधा हूँ, क्योंकि मालिक ने खोला ही नहीं था। मालिक भी समझ गया कि मैंने बेचारे को खोला ही नहीं, तो यह उठेगा कैसे। वह उनके पास गया और जैसे बांधने की क्रिया की थी वैसे ही खोलने की प्रक्रिया की, तो ऊँट तुरंत उठा और चल दिया। माँ के इस मार्मिक संदेश को सुनकर ज्योत्सना बहुत प्रसन्न हुई। बचपन में सखी सहेलियों और भाभीियों द्वारा की गई प्रमोदक बातें उसे उसके मन में सास, पति और ससुराल वालों के प्रति पूर्वाग्रह से जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, वह माँ के द्वारा वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत को समझाने से तथा ससुराल पक्ष की मनोवैज्ञानिक विचारधारा का ज्ञान कराने से समाप्त हो गया, क्योंकि भ्रमरूप झाड़ की जड़ें तो पत्थर पर ही होती है ना। इस तरह जब तक संसारी जीव स्वतंत्र होते हुए भी अपनी मान्यता में स्वयं को बंधन रूप मानेगा, तब तक मुक्त नहीं हो सकता। अतः हम वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ज्ञान करें और सुखी हो।